नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी के संबंधित कुछ विषय जिन पर हम चर्चा करते हैं। उनके संबंध में आपके कोई सवाल होते हैं, उनके जवाब आप तक पहुंचाते हैं और जरिया रहता है टोल फ्री नंबर। तो आज के हमारे इस अंक में क्या विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, आइए आपको बता देते हैं। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे सरसों की फसल में समसामयिक कार्य। जी हाँ, एक विषय हमारा ये रहेगा और फलदार पौधों में कीट एवं रोग प्रबंधन व मृदा सुधार हमारा दूसरा विषय रहने वाला है। इन दोनों ही विषयों पर आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। अगर कोई भी सवाल आपके पास है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113-060, 1800-113-061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं जिन पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे हमारे विशेषज्ञ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस एल मीणा, जो प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो डीन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यानिकी महाविद्यालय पूसा बिहार में। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद। जी बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के इस अंक में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं बता दिया है हमने आपको। सरसों फसल में समसामयिक कार्यों पर हम चर्चा करेंगे और फलदार जो पौधे हैं उनमें कौन कौन से कीट लग सकते हैं, रोग लग सकते हैं, इन पर भी आपको जानकारी देंगे। और साथ ही साथ मृदा सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको अपना फोन उठाना है, टोल फ्री नंबर डायल करने हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। उनके जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हम आपके का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम हमारी चर्चा की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। सरसों की फसल की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मीणा, सरसों फसल की हम बात करते हैं तो हमारे किसान इसकी रोपाई कर चुके हैं, मौसम में भी हम बदलाव देख रहे हैं। तो इस समय किस अवस्था में है हमारी सरसों की फसल और किस महत्वपूर्ण कदम की जरूरत है? बिल्कुल, देखो आदित्य जी, आपने बोला कि बुआई हो चुकी है और बुआई हम लोग 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कर लेते हैं। तो अभी जो हमारे जो किसान भाइयों के खेतों में जो सरसों की फसल है वो लगभग 2-2.5 महीने की हो गई होगी। और अभी काफ़ी जगह तो फूल भी आ गए हैं सरसों में और काफ़ी जगह फूल आने की अवस्था में वो आ रही है। यानी कि जो हमारी सरसों है वो वानस्पतिक अवस्था पूरी उसकी होने जा रही है और उसके बाद फिर बाद में प्रजनन की अवस्था शुरू हो जाती है। तो इस समय किसान भाई बिल्कुल आपके खेत में वो उनके खेत में जाएंगे और देखेंगे कि इस समय जो फसल है उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं। क्योंकि देखो, खरपतवार निकालना भी बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका जो पोषक तत्व प्रबंधन है वो तो पहले ही कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं नहीं किया तो वो भी आप इस समय भी कर सकते हैं। और बात रही सिंचाई की, क्योंकि सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण सस्य क्रिया कार्य है, तो वो भी आप कर सकते हैं इस समय। और विशेष करके जो हानिकारक कीट है उनका भी प्रकोप देखने को मिलता है और कुछ रोग भी हैं। तो बहुत ज़्यादा रोग इस फसल में लग सकते हैं और कीटों का प्रकोप स्पेशली इन दिनों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब मौसम खराब होता है, यानी कि मौसम थोड़ा सा बादल हो जाते हैं, मौसम में क्लाउडी होता है, तो उस समय चैपा जैसा रोग आ सकता है, चापा जैसा हानिकारक कीट लग सकता है। जी, और तो कई तरह के महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्य, समसामयिक कार्य जिन्हें हम कहते हैं, वो इस समय करने की जरूरत है। खरपतवार नियंत्रण करना है और अगर पोषक तत्वों का प्रबंधन नहीं किया है तो उसके लिए भी आप कार्य कर ले। सिंचाई बहुत जरूरी है और कई तरह के कीट हैं जो इस समय इस अवस्था में आपकी फसल को प्रभावित कर सकते हैं। उनके बचाव के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। किस तरह से आपको प्रबंधन करना है, किस तरह से आपको बचाव कार्य करना है, तमाम बातों पर हम विशेषज्ञ से विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है जिस पर हम नजर डाल लेते हैं। इस समय खेतों में सरसों की फसल लगी हुई है और सर्दी के इस मौसम में सरसों की फसल में समसामयिक कार्य करना बहुत जरूरी है। सरसों में सिंचाई जल की उपलब्धता के आधार पर करें। अगर एक सिंचाई उपलब्ध हो तो 50 से 60 दिनों की अवस्था पर करें। 2 सिंचाई उपलब्ध होने की अवस्था में पहली सिंचाई बुआई के 40 से 50 दिनों बाद और दूसरी 90 से 100 दिनों बाद करें। अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली 30 से 35 और अन्य 2 30 से 35 दिनों के अंतराल पर करें। बुआई के लगभग 2 महीने बाद जब फलियों में दाने भरने लगे तो उस समय दूसरी सिंचाई करें।
सरसों कुल की फसलों पर लगभग 3 दर्जन से भी अधिक हानिकारक कीटों का आक्रमण होता है, जिसमें से माहू और आरा मक्खी आदि मुख्य कीट हैं। माहू कीट लगभग 35 से 70% तक उपज में हानि और 5 से 10% तक तेल की प्राप्ति में कमी करता है। जब कीट का प्रकोप औसतन 25 कीट प्रति पौधा या 10% पौधों पर हो जाए तो इनमें से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करें, जैसे मोनोक्रोटोफॉस 35 WSC या इमिडाक्लोप्रिड का 20 से 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर या थायोमिडान 25 EC दवा की 1000 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी सरसों में फसल प्रबंधन के कार्यों पर। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार जी से, जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार, हमारा एक विषय है कि फलदार पौधों में कीट और रोगों का प्रबंधन, साथ ही साथ हम यहाँ पर मृदा सुधार पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को मृदा सुधार के बारे में बताएं। ऐसा है कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि हमारा देश सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है और हजारों हजार साल से हम लोग खेती किसानी करते आए हैं और मिट्टी की दशा अभी तक ठीक थी। लेकिन कुछ विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि जमीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ हमारे जो खेती के जो तौर तरीके हैं, जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होने के वजह से, और साथ में किसान भाई उपयुक्त मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर गोबर की खाद एवं उसके सही तरीके से फसल का मिट्टी का प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। साथ में जमीन का ठीक तरह से मेड़बंदी वगैरह नहीं होने से मिट्टी का कटाव हो रहा है जी। और साथ में जो पहले हम फसल चक्र का अपनाते थे, फसलों को हेर फेर करके लगाया करते थे, उसके बाद जरूरत पड़ती थी तो हम लोग खेत को खाली छोड़ देते थे और साथ ही साथ हमको किसान भाई हरी खाद की खेती किया करते थे, जिससे कि हमारे खेत की संरचना और खेत का स्वास्थ्य ठीक था। पहले ऑर्गेनिक कार्बन हमारे खेतों में लगभग 1% से ऊपर होता था जी। और धीरे धीरे अब इसकी कमी आ रही है, जिसको ठीक किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है और उसके बारे में अभी आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मिट्टी का स्वास्थ्य अगर यहाँ पर बेहतर होगा तो हमारी जो फसलें हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाली होंगी और उनकी बढ़वार भी काफ़ी अच्छी होगी। और ऐसे में ज़रूरी है कि हम कुछ बदलाव अपनी खेती किसानी में ज़रूर करें। फसल चक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। अगर हम फसल चक्र अपनाते रहते हैं तो इससे न केवल हमें अपनी अच्छी फसलें मिलती हैं, बल्कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। और किस तरह से हमें कार्य करने की जरूरत है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आइए एक खास रिपोर्ट यहां देख लेते हैं। सर्दी में पाला पड़ने की पूरी आशंका होती है और फलदार पौधे जो कि पाले के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, उनके बागानों में बचाव के उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही फल पौधों को कीट और रोगों से बचाने की जरूरत है। अमरूद की फसल में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस 1.5 मिलीलीटर या साइपरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बनाकर फल परिपक्वता के पहले 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करें। प्रभावित फलों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए।
और बगीचे में फल मक्खी के वयस्क नर को फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाने चाहिए। मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए तने के चारों तरफ 400 गेज वाली 30 सेंटीमीटर पॉलीथीन की शीट की पट्टी बांधे। आम में गुच्छा रोग से ग्रसित पुष्प गुच्छों को नष्ट करें। आम में मिलीबग से बचने के लिए रोग निरोधक के तौर पर तने के निचले हिस्से में 20 सेंटीमीटर 400 गेज की पॉलीथीन को ग्रीस के साथ लगा देना चाहिए। बेर के फलों को गिरने से रोकने के लिए सुपरफिक्स हार्मोन 1.1 मिलीलीटर प्रति 4.5 लीटर की दर से पानी में घोलकर छिड़काव करें। वहीं लीची में मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए प्रति वृक्ष 200 से 250 ग्राम मिथाइल पैराथियान का बुरकाव पेड़ के 1 मीटर के घेरे में करते हैं। फिर पेड़ के तने पर जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 400 गेज वाली एल्काथीन की 30 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी सुतली आदि से कसकर बांध दे। उसके दोनों सिरों पर गीली मिट्टी या ग्रीस से लेप कर दें, जिससे मिलीबग नीचे से ऊपर पेड़ पर न चढ़ पाएं। किसान फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी कि हमारे जो फलदार पौधे हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कीट लग सकते हैं, जिनका सही समय पर पहचान करना और रोकथाम कार्य करना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे जो फल हैं उनका आगे चलकर हमें अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर डॉक्टर मीणा का रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर मीणा, आपने जिक्र किया कि खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और कुछ जो हमारे किसान हैं जिन्होंने पोषक तत्व प्रबंधन नहीं किया है वो कैसे कर सकते हैं अभी? बिल्कुल, देखो दोनों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सामान्यतः किसान भाई जब बुआई करते हैं तो उस समय जितना भी आपके जो तत्व हैं वो दे देते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन जो होता है उसको हम स्प्लिट डोजेज में देते हैं, यानी कि आधी मात्रा हम बुआई के समय दे देते हैं। उसके बाद जो आधी मात्रा बची है उसकी भी आधी मात्रा करीब 40 से 45 दिन बाद देते हैं और उसके बाद 25 से 30 दिन बाद फिर दूसरी बची मात्रा को हम देते हैं। कई बार क्या होता है, किसान भाई जैसे सूक्ष्म तत्व हैं उनको नहीं देते हैं, भूल जाते हैं, तो वो इस समय भी उनका छिड़काव वो कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ, जैसे अगर आपको नाइट्रोजन देनी है या फास्फोरस देना है या पोटेशियम देना है या जिंक देना है या आयरन देना है, कोई भी आप अगर देना चाहें पोषक तत्व तो आप इस समय दे सकते हैं। और विशेष करके जिन राज्यों में, जिन क्षेत्रों में जहाँ पे की सिंचाई की व्यवस्था कम है तो वहाँ पे हम लोग स्प्रेयर के थ्रू दे सकते हैं, स्प्रे करके भी हम दे सकते हैं। तो अगर आप नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों एक साथ देना चाहते हैं तो उसका डीएपी का आप घोल बना सकते हैं और उसकी जो मात्रा होती है वो करीब करीब 2% के करीब होती है। तो 2% के हिसाब से आप अगर डीएपी को घोल देंगे तो उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों आपके पौधों को मिल जाएगी। इसी प्रकार बात करते हैं हम सूक्ष्म तत्वों की, विशेष करके जिंक, आयरन और मोलिब्डेनम की, तो उनको भी आप स्प्रे के द्वारा दे सकते हैं, लेकिन इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि 0.5% के हिसाब से आप मिला करके घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं जहाँ पे कि पानी कम हो। दूसरा खरपतवार की बात है। खरपतवार तो ज़्यादातर किसान भाई जब बुआई कर देते हैं उसके बाद भी कर सकते हैं और ज़्यादातर हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप जब बुआई कर देते हैं उसके बाद जितने भी खरपतवार निकलते हैं तो उनको आप हाथ से निकालना बेहतर होगा, निराई गुड़ाई करके बेटर होगा। जी बिल्कुल। तो खरपतवार नियंत्रण किस तरह से करना है, पोषक तत्वों का प्रबंधन आपको करने के लिए किस तरह के कदम उठाने हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था कम है वहां क्या करना है आपको, और जहां पानी की भरपूर मात्रा है वहां पर भी आप किस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं। तमाम बातों के बारे में हमारे विशेषज्ञ ने भी आपको जानकारी दी है। बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार, जब हम बात करते हैं फलदार पौधों की, उनके बागों की, तो इस सर्दी के मौसम में किस तरह से हम उनका बचाव कर सकते हैं, क्योंकि कई तरह के कीट और रोग लग सकते हैं। हमने रिपोर्ट में भी जाना कि अलग अलग बागों में, अलग अलग फलों में कई तरह के कीट हैं जो जिनका प्रकोप होता है। जी, सबसे पहले तो जैसे जब ठंडी का मौसम है इस समय पानी, खेत में पानी नमी बनाए रखने से पाले का असर कम हो जाता है। पहला बात ये है, जैसे आम का बगीचा है या अमरूद का बगीचा है या इवन आंवला का बगीचा है, इन सब बगीचों में पहले तो आपको पानी की सिंचाई जरूर करनी चाहिए। साथ साथ जहाँ तक कीटों की बात है, इस समय मैंगो मिली बग
जो एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा है। और इस समय चाहिए किसान भाइयों को कि आम की बगीचे में खेत की जुताई करें। खेत की जुताई करने से जो इसके जो सूढ़ी होती है वह सूढ़ी जो है एक्सपोज हो जाती है और उसकी संख्या दिनों दिन कम होने लगती है। साथ में किसान भाइयों को चाहिए कि 30 सेंटीमीटर का पॉलीथीन का एक पट्टी लगभग जड़ से 1 फुट ऊंचाई पर पट्टी लगाना चाहिए चारों तरफ से, और जिससे कि उसका जो निम्फ है, कीड़े का जो सूढ़ी है, वो ऊपर नहीं चढ़ पाती है, और उसको चारों तरफ से लपेट करके और उसमें बांध देना चाहिए जिससे कि सूढ़ी ऊपर ना जाए। तो यह कार्य करने से उसके बाद यदि बाद में इस कीड़े का प्रकोप होता है, आपको कई तरह की दवाएं मार्केट में उपलब्ध है जिसका हम छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कार्बोसल्फान है, डायोमेथोनेट है। इन सारी दवाइयों का आप जब बौर आता है उसके कुछ दिन बाद इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि इस कीड़े का काफी प्रकोप कम हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो ये जो है कीड़े के प्रकोप के लिए, बचाव के लिए आपको किस तरह की दवा का इस्तेमाल करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है, और जो हमारे फलदार पौधे हैं उनमें किस तरह के कीट लग सकते हैं, किस तरह की बीमारियां आ जाती हैं, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरसों में समसामयिक कार्य और फलदार पौधों में कीट और रोग प्रबंधन पर, और साथ ही मृदा सुधार पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो आपको जल्दी से अपना फोन उठाना है और हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बता दें हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के खरगोन से प्रेम जी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे क्योंकि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। कोई नहीं प्रेम जी, आप दोबारा से यहाँ पर कॉल करिए। जैसे ही आपका कॉल कनेक्ट होगा हम आपका सवाल जानेंगे और उसका जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा, जैसे अभी डॉक्टर कुमार बता रहे थे कि पाले का जो प्रकोप है वो फलदार पौधों पर भी पड़ता है, जिससे बचाव की जरूरत हो जाती है। सरसों की फसल को लेकर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विशेष करके सरसों, चना, मटर, मसूर, जी, ये जो रबी फसलें हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और इनमें पाले का असर ज्यादा देखने को मिलता है बजाय जो दूसरे पौधे होते हैं उनके। तो सरसों इसमें ज्यादा सेंसिटिव होती है और जो पाले का प्रकोप जो है सरसों में ज्यादा देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब पाला पड़ता है तो उसकी एक विशेष प्रक्रिया होती है कि यानी कि दिन में आपका खूब बढ़िया धूप निकलेगा और शाम को जब तापमान यातायात थोड़ा कम हो जाए, काफी कम हो जाए, तो रात को डेफिनेटली है कि तापक्रम आपका बहुत कम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में पाले का जमाव बिल्कुल निश्चित हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को उनकी फसलों को पाले से बचाने का प्रबंधन करना चाहिए। तो आपको लगे कि पाला आज पड़ सकता है रात में, तो आप क्या कर सकते हैं, किसान भाई जिनके पास सिंचाई की व्यवस्था है वो लोग एक हल्की सिंचाई कर सकते हैं, सरसों में कर सकते हैं, चने में कर सकते हैं
और दूसरी जो मसूर की जो फसल है उसमें कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो पाले का जो प्रकोप है इन फसलों पर ज़्यादा देखने को मिलता है। और जिन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था कम है वहाँ पे किसान भाई चाहे तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो अम्ल होता है उसका जो घोल आप बनाएंगे वो उसकी मात्रा जो बहुत कम चाहिए, तो उसकी जो मात्रा होती है वो 0.1% के हिसाब से घोल बनाए और फसल पर छिड़काव कर दें। तो इससे क्या है कि आपकी फसल पाले से बच सकती है। जी, तो सरसों की फसल को भी पाले से बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ सकता है आपकी फसल की बढ़वार पर। तो इसके लिए आपको तमाम कार्य करने की ज़रूरत है, हल्की सिंचाई ज़रूर करते हैं। बढ़ते हैं आगे, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, राजस्थान से मोहनलाल जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है साहब, हमारे अमरूद की बगीचा है, अमरूद का बगीचा भी चटकती है और पौधा सूख जाता है। अमरूद का बगीचा है और अमरूद में जो फल लगता है वो गिर जाता है? नहीं, वो उसकी तने के आसपास कमी चटकती है। तने के आसपास समस्या होती है? हाँ, चटक जाती है, फिर वो पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। धीरे धीरे फिर सूख जाता है। जी, डॉक्टर कुमार क्या कहना चाहेंगे, अमरूद के पेड़ पर समस्या हो रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उकठा रोग है। उकठा रोग का निवारण के लिए जरूरी ये है कि पहले तो यदि खेत में पानी लगता हो तो जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। दूसरा इनको अधिक से अधिक गोबर की खाद और या वर्मी कंपोस्ट या जो भी ऑयल केक्स है, जैसे नीम की, महुआ की खली है, उसको देने की जरूरत है। और यदि उसके बाद भी यदि इनके खेत में बहुत ज्यादा पौधे सूख रहे हैं तो वो जो पौधे को जड़ से उखाड़ करके, और क्योंकि यह कवक द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है, यदि वहाँ की मिट्टी दूसरे जगह में फैलेगी तो उससे क्या होता है कि खेत में और पौधों में बीमारी लग सकती है। इसलिए जिस पौधे को जो सूख रहा है उसको उखाड़ करके वो किसी अन्यत्र जगह में डाल करके गाड़ देना चाहिए, और उसको जो गड्ढा है उसको पूरी तरह से अच्छी से मिट्टी से ढक देना चाहिए। ढकने के कुछ दिन बाद ही जून जुलाई में 4-6 महीना बाद यदि चाहें तो उसमें दूसरा अच्छे किस्म का लखनऊ सफेदा या इलाहाबाद ये अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके और वहां लगा सकते हैं। आप कौन जगह से बोल रहे थे? जी, राजस्थान टोंक से। राजस्थान से। तो राजस्थान में तो पानी की समस्या नहीं होगी जल जमाव की, तो इनको किसी अच्छे वैरायटी का ही चुनाव करना चाहिए, जिससे कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके अच्छी प्रजाति के पौधे लेकर के यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इससे आपका निदान हो सकता है। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और एक और हमारे कॉलर जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा कहने का मतलब है कि सरसों का खेती किया था। जी बताएं उमेश जी, आपने सरसों की खेती की है तो उसमें माहों का समस्या है। मैं माहों की समस्या आ रही है, छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर मीना? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि इस समय जो मौसम है वो काफ़ी सर्द है और इस समय ये चेपा जो है, माहू इसको बोलते हैं हम लोग, इसका प्रकोप देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है, कभी तो कुछ पौधों में ही इसका प्रकोप देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभार क्या है पूरे खेत में ये फैल जाता है। जी। तो किसान भाइयों को ये देखना चाहिए नियंत्रण करने से पहले कि आपका जो चेपा का जो प्रकोप आपके खेत में हुआ है वो कितने पौधों में हुआ है। अगर कुछ पौधों में हुआ है, क्योंकि कुछ पौधों में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। अगर ज़्यादा पौधों में आपका प्रकोप हुआ है और कुछ ही पौधे ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा प्रकोप हुआ है, तो उन पौधों को पहले आप उखाड़ दें, उखाड़ के मिट्टी में गाड़ दें, पहली बात तो ये करें। और अगर ज़्यादा प्रकोप और भी पौधों में नज़र आता है आपको, तो आप एक रसायन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उसका नाम है डाईमेथोएट। तो डाईमेथोएट जो रसायन है जी, ये इंसेक्टिसाइड है,
जो कि ये जो रस चूसने वाले जो जितने भी कीट होते हैं इनको मारता है, मारने में सक्षम है। तो इसकी जो मात्रा होती है वो 1 मिलीलीटर को आप 1 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। अगर आपको डाइमेथ्योएट अवेलेबल नहीं मार्केट में तो आप चाहें तो इमिडाक्लोप्रिड नामक एक रसायन आता है, कीटनाशी होता है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी डोज भी काफ़ी कम लेनी पड़ती है। यानी कि 1 ml को 1 मिलीलीटर दवा को 3 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं, तो इससे आपका चेपा का नियंत्रण हो सकता है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको माहू कीट का नियंत्रण करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, सुखचैन जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी, हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? सर ना सरसों की खेती कर रखी है, उसमें ना थोड़ा ग्रोथ नहीं हो रहा है, फूल थोड़ा कम आ रहा है जी। क्या अच्छा, बुआई कब की थी आपने? जी, आपने कब लगाया था सुखचैन जी? कितना समय हो गया आपकी बुआई किए हुए? सर 2 महीने हो गए। हाँ 2 महीने हो गए। तो इन्होंने बिल्कुल इन्होंने अक्टूबर के लास्ट में या तो नवंबर के पहले सप्ताह में। हाँ जी, 2 महीने हो गए मैडम। ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न, समझ गया मैं। आप चिंता मत करो, फसल की बढ़वार जरूर होगी। और उसमें आपने पानी नहीं दिया अभी तक? हाँ जी, पानी दे दिया है। एक दे दिया पानी? कब दिया था सर? मेरे ख्याल से 2 महीने की जो आपकी फसल पानी दे दिया, हो गया हफ्ता 10 दिन हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने पानी दे दिया है, पहले आपने उसमें यूरिया भी दिया होगा, डीएपी भी दिया होगा और भी फर्टिलाइजर आपने दिए होंगे। हाँ जी, है ना? आप चिंता नहीं करें, वो बिल्कुल बढ़ावार उसकी होगी और निराई गुड़ाई आप समय पे कर दिया होगा तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है एक्चुअली इस समय यकायक आपकी जो सर्दी है बढ़ गई है। सर्दी जो तापमान है बहुत गिर गया है और उसकी वजह से जो जितने भी पौधे होते हैं वो थोड़ी सी उनकी जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन ये स्लो ग्रोथ है वो आपके लिए अच्छी है कि इसका जो वेजिटेटिव पीरियड जितना लंबा हो जाएगा उतना बढ़िया आपकी फलियां बनेंगी और उनमें दाने भी अच्छे आएंगे। तो आप चिंता ना करें, जब भी ये थोड़ी सी सर्दी का मौसम थोड़ा सा कम हो जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्वतः ही आ जाएगी और इसमें आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। जी, तापमान अचानक से ज्यादा कम होने की वजह से जो बढ़वार है उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, चिंता मुक्त यहाँ पर रहिए, धीरे धीरे करके वो दोबारा से अपनी जो पूरी बढ़वार है वो काफी अच्छी होती रहेगी, फूल भी आएंगे, अच्छी फलियां भी बनेंगी और आगे चलकर आपको अच्छी उपज भी हासिल होगी। बिल्कुल। तो देखिए, हम इतनी अच्छी जानकारियां यहाँ से हमारे विशेषज्ञ आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने खेती में प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं। जब आपकी फसलों का अच्छा उत्पादन आप हासिल कर लेते हैं तो बारी आती है कि अब उसकी बिकवाली आप कैसे करें, आप उससे अच्छी आमदनी कैसे अर्जित कर सकते हैं। हमारे किसान अच्छी आमदनी अर्जित कर सकें, इसके लिए हमारी सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाते हैं और उन्हीं में से एक है कृषि कानून। जी हाँ, हाल ही में लाए गए हैं। क्या है, किस तरह से हमारे किसान लाभान्वित हो सकते हैं, लगातार हम आपको जागरूक करते रहते हैं। आइए एक जागरूकता भरी रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सदैव उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर जोर देती रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की है। इन्हीं पहलों में शामिल है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। सरकार का उद्देश्य एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बनाना है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, ये तीनों जो एक्ट आए हैं तो इनको अलग से ना देखा जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी तो छोटे किसानों के लिए सबसे ज़रूरी एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो
FPO बनेंगे हम लोग, 10,000 FPO बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो किसान, छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे FPO से मिल जाएगा। तो इससे दोनों तरफ का फ़ायदा होगा। इससे इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज़ के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज़ में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हाटों को बनाना है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा। और प्राइवेट सेक्टर, इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज़्यादा बढ़ के आएगी। तो उसमें किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो इंडस्ट्री है उनको भी फ़ायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अब किसान ऐसे फसलों की खेती कर सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाएं और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएं। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकता है, जिससे उसको प्राइस की एश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क खत्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाजार उपलब्ध है और वो बाजार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। फसल का बीमा तो कराया जाएगा ही, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। तो अभी आपने जाना ये जो तमाम कदम हैं ये आपकी सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, आपके फायदे के लिए बनाए गए हैं, उठाए गए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप लोग इन्हें समझें। हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि इन कानूनों के प्रति आपको हम जागरूक कर सकें, इनके पीछे की जो सच्चाइयाँ हैं वो हम आपको बता सकें, क्योंकि कई तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं इन कानूनों के लिए जो सिरे से गलत हैं। हम आपको बता दें सच्चाई क्या है, लगातार हम आपको बता रहे हैं ये जो कानून है ये आपके हित के लिए है। आइए इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, ऐसी ही खेती किसानी से संबंधित और जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेते हैं डॉक्टर कुमार का। डॉक्टर कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर कुमार, आपने बताया आम के बारे में, और अगर हम बात करें यहाँ पर बेर या लीची की, तो उनमें कौन कौन से कीट या रोग लग जाते हैं, किस तरह से लोग प्रबंधन करें हमारे किसान भाई? जैसा कि आप जानते हैं कि लीची में प्रायः कोई जो कवक वाली बीमारी प्रायः कम लगती है जी। उसमें देखा गया है कि फल सड़न की बीमारी आती है और उसमें एक कीड़ा लगता है जो कि ऊपर जहाँ से फल लगा होता है उसमें उसका काला हो जाता है। तो किसान भाइयों को मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूंगा कि इस समय मई जून में जब भी हार्वेस्टिंग होती है, लीची की कटाई हो जाती है, उसके तुरंत बाद उसको जो है जो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करना चाहिए। प्रूनिंग ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि
जिससे कि पौधे के सारे भागों में ठीक से लाइट का प्रवेश हो सके। जब पूरे पौधे में लाइट जाती है, ऐसा देखा गया है कि जो पुराने जो बगीचे हैं, ऑर्चर्ड होते हैं, वो चारों तरफ से एकदम घिर जाते हैं और पौधों में लाइट नहीं जाती है, अंदर नहीं जाती है। इसलिए ऐसा करना चाहिए कि सेंटर क्लियरिंग, जिसको बीच में जा करके ऊपर की दिशा, ऊपर कुछ ब्रांच को काट देना चाहिए सेंटर में, जिससे कि ठीक प्रकार से नीचे तक प्रकाश आए। जब प्रकाश आता है तो जो भी कीड़े लगते हैं और उसकी संख्या बढ़ी हुई होती है, तो उसमें काफी हद तक कमी आ जाती है और वो स्वस्थ फल प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो लीची में किस तरह से आपको कार्य करना है हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनके पास क्या सवाल है, क्या समस्या है उनके पास। इस वक्त मध्य प्रदेश के रीवा से विनोद जी ने हमें कॉल किया है, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। जी जी मैडम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम ये हमारे कीड़े बहुत लग रहे हैं जी। कीड़े बहुत लग रहे हैं। कीड़े किसमें? अमरूद की फसल में। जी 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 मैडम, अमरूद में कीड़े लग रहे हैं। जी 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 जी। तो कृष्ण कुमार जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार, क्या कहेंगे? अमरूद में कीड़े लगने की समस्या आ रही है। ऐसा है, इस समय आपका अमरूद लगा हुआ है, उसमें है क्या? बताएं विनोद जी। हमारे अमरूद में सर कीड़े बहुत लग रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ आपको इसका। ऐसा है कि इसमें एक फ्रूट फ्लाई नाम का एक कीड़ा आता है, जो कि अक्सर जो है अमरूद में ये कीड़ा लगता है। तो इसके लिए, जैसा कि हमने पहले भी बता दिया, आम के लिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी आपका बाग बगीचा घना होगा, जैसे टेढ़ी मेढ़ी डालियां होंगी और सूखे और डंठल होंगे उसमें, और उसके बाद ज्यादा घना होगा तो उसमें कीड़ों का प्रकोप होगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपके ऐसे जो फ्रूट फ्लाई से अफेक्टेड जो फल होते हैं या पत्तियां, उसको जरूर कलेक्ट करके और आपको 1 घंटे में दबा देना चाहिए। दूसरा, इसका जो नियंत्रण के लिए यदि आपका फ्यूरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। फ्यूरोमोन ट्रैप्स ऑलरेडी आपके फ्रूट फ्लाई के फ्यूरोमोन ट्रैप्स मार्केट में अवेलेबल है। पेस्टिसाइड इंडिया करके एक कंपनी है और जो सेमी गवर्नमेंट, जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी जो अच्छे जो डीलर है वो भी फ्यूरोमोन ट्रैप्स रखते हैं और 1 हेक्टेयर में लगभग 20 से 30 फ्यूरोमोन ट्रैप्स जो है आपको 1 से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर आपको लगाने चाहिए। जिसमें क्या होता है कि जो उसकी जो कीड़े होते हैं उसमें फंस जाते हैं और जब उस क्या कम हो जाती है। साथ में आप चाहें तो लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं, एक बल्ब लगा दीजिए और नीचे पानी रख दीजिए। तो जो भी कीड़ी उड़ करके फ्रूट फ्लाई उड़ करके आएगी और उसके लाइट के पास आएगी और उसके बाद वो पानी में गिर जाएगी और मर जाएगी। तो ये जो जैविक तरीके हैं, इस किसान भाई को जरूर एडॉप्ट करना चाहिए। और यदि इससे आपका नियंत्रण नहीं होता है तब उसके बाद जो है आप चाहें तो जो डेल्टा मेथरिन नाम की एक दवाई है, उसको भी कर सकते हैं। तो किसान भाई को चाहिए कि सबसे पहले ये जो साधारण जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज है उसको अडॉप्ट करना चाहिए और जब ऐसा नहीं होता है तब आपको केमिकल स्प्रे की तरफ जाना चाहिए। जी, पहले जैविक तरीके ही अपना लें और अगर जैविक तरीके से आपको यहाँ पर समाधान नहीं नजर आ रहा है तभी आप यहाँ दवाओं का इस्तेमाल करें। यही सलाह है हमारे विशेषज्ञ की। बिल्कुल ऐसी ही महत्वपूर्ण सलाहें आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अच्छी होगी भाई, भाई तो प्रभु की
और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं। बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरसों में समसामयिक कार्य और फलदार पौधों में रोग और कीट प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमारे टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मीणा का यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। डॉक्टर मीणा, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉलर ने ही जानना चाहा था कि माहू लग गया है सरसों में, और कौन कौन से कीट हैं या फिर रोग हैं जो सरसों की फसल को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल, देखो माहू तो हमने चर्चा कर ली है, जिसको हम चेपा बोलते हैं, इसका भी प्रकोप बहुत होता है। साथ ही साथ एक पेंटेड बग आती है जिसे हम आरा मक्खी बोलते हैं, उसका भी यहाँ पे बड़ा ही प्रकोप देखने को मिलता है। ये दो महत्वपूर्ण जो कीट हैं वो इस समय करीब जनवरी के महीने में और दिसंबर के महीने में देखने को मिलते हैं जी। और इसके अलावा जो रोग हैं उनमें महत्वपूर्ण रोग है, एक तो सफेद कीट करके है, इसको हम रतुआ बोलते हैं। दूसरा इसमें रोग लगता है पाउडरी मिल्डू, जिसको हम लोग चूर्निल आसिता बोलते हैं। और इसमें तीसरा जो होता है अल्टरनेरिया अंगमारी जी। ये 3 प्रकार के रोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इनमें, और इनका इलाज भी बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं बात करूं सफेद कीट की, सफेद कीट जब अगर आता है तो आपकी जो आपकी सरसों है उसके जो पत्ते होते हैं उनके निचले हिस्से में चूर्ण जैसा पाउडर मिलता है जी। तो ये उसका लक्षण है, और अगर ऐसा लक्षण आपको देखने को मिलता है तो आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए एक दवा आती है, रिडोमिल करके आती है, उसका जो आपका डोज होता है वो 0.2% घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया आपको अंगमारी, अल्टरनेरिया अंगमारी जो है उसमें क्या होता है, सभी पौधों के सभी पार्ट्स पर काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो इसका भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप कार्बेंडिजम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव कर सकते हैं। जो तीसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये रोग है सरसों का, वो है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम लोग चूर्निल आसिता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो पत्ते होते हैं या और भी पार्ट्स होते हैं सरसों के, उनमें सफेद रंग का चूर्ण जैसा पाउडर देखने को मिलता है जी। तो इसका भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसके लिए कई तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, कैराथेन करके नाम एक फंसाइड होती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कॉपकनासी बोलते हैं। और जो इसका जो मात्रा है वो बहुत कम देनी होती है, यानी कि 0.7 ml करके 1 लीटर पानी में मिला करके आप दे सकते हैं। दूसरा इसमें जो दवाई है वो आप सल्फेक्स भी दे सकते हैं जी। सल्फर बेस्ड जो फंसाइड होती हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू में बहुत कामयाब है। तो सल्फेक्स करके एक दवाई आती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसकी जो मात्रा होती है वो 2 से लेके 2.5 किलोग्राम तक सल्फेक्स प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप
बुरक सकते हैं, जिससे क्या है कि इस तरह की जो रोग है उनका नियंत्रण हो सकता है। जी, तो सरसों की फसल जो है उसमें कीटा रोग प्रभावित कर सकते हैं बढ़वार को, और आपको किस तरह से रोकथाम करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तराखंड से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा जो अमरूद लगते हैं अक्टूबर के महीने में, उसमें से कुछ अमरूद फट जाते हैं नीचे से। जी, अमरूद का जो फल है वो फट जाता है और एक कुछ पेड़ सूख जाते हैं, खड़े खड़े पूरे पेड़ लगे हुए ही, जिसमें विल्ट रोग या उसका रोग है इस हिसाब से। जी, डॉक्टर कृष्ण कुमार क्या कहना चाहेंगे आप? पहले उकठा रोग के बारे में बताया था। एक चीज और आप कर सकते हैं, जैसा कि बताया था कि कुछ अच्छी वैरायटी जो लखनऊ से सेंट्रल सब ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ की कुछ विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज है, उसको निकाला गया है। आप उसको चाहे तो नए से लगा सकते हैं, लेकिन यदि आपको उसी खेत को, उसी पौधों को ठीक करना है, तो मैं आपको ये अनुशंसा करूंगा कि आप जो है जैविक नियंत्रण की तरफ जाइए। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि आप जो है आपको चाहिए कि नीम की खली का जड़ में डालें, और नीम की खली का ही स्प्रे भी कर सकते हैं। यदि आपको परमानेंट कंट्रोल की मैं बात बता रहा हूँ, यदि आप उसके बाद ट्राइकोडर्मा जो कि एक फफूंद होता है, जो कि जैव नियंत्रक रहता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, और उसके बाद साथ में और भी जो बैक्टीरिया आती हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं, और स्यूडोमोनास है, बैसिलस है, और बहुत सारी बैक्टीरिया है जिसका मार्केट में उपलब्ध है, मार्केट में कमर्शियली उपलब्ध है, उसका भी आप प्रयोग करेंगे। और उसके अलावा हमने पहले आपको बता दिया है कि आपको जमीन में पानी नहीं लगना चाहिए, और पानी लगने की संभावना है तो पानी जल निकासी की जरूर व्यवस्था करिए। इस बीमारी को आप जो है दवा छिड़क करके, जब भी इसका प्रकोप शुरू हो जाता है, तो इसको कंट्रोल जो है दवा छिड़क करके नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि ये विल्ट का प्रॉब्लम है, जिसको उकठा रोग कहते हैं, और ये उकठा रोग जो है जब एक बार लग जाता है तो उस पौधे को तो खत्म ही कर देता है, धीरे धीरे बाग के और हिस्सों में फैलता है। जो पहले हमने तरीका बताया कि आपको उस रोग को, जो भी पौधा सूख जाए उसको सावधानी पूर्वक निकाल करके नष्ट कर दें, और नष्ट गड्ढे में दबा दें। जी, उस गड्ढे को भर देना चाहिए ठाक मिट्टी से, ठीक है जी। तो ऐसा करने से कंट्रोल होगा। जी बिल्कुल, तो किस तरह से आपको कार्य करना है और अपनी फसल को बचाना है जैविक तरीके से, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ कार्यक्रम में भी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं सरसों में समसामयिक कार्य और फलदार पौधों में रोग व कीट प्रबंधन पर। आपके पास कोई भी सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका अजय जी? हमारा जी सर आम की बगिया है, उसमें फट जाता है जी। उसमें बीज जो है वो फट जाता है? हाँ, जब पकने की अवस्था होता है जी। क्या कहेंगे डॉक्टर कृष्ण कुमार? कई बार यह चर्चा कर चुका जी कि हो सकता है कि इनके बाग बगीचा बहुत पुराना, यदि इनके बगीचे यदि पुराने हैं और उस यदि फल आते समय, पकने के समय यदि ज्यादा पानी दे रहे होंगे तो उस समय ये फल फटने की का केस आता है। दूसरा, जैसा कि जो हमने बताया कि फ्रूट फ्लाई जो कीड़ा होता है कि जब डैमेज करता है तो आप जब उसको फाड़ते हैं तो वो है उसमें छेद बन जाता है और फल फटने की समस्या आती है। तो आपको मैं यह सलाह दूंगा, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका, किसान भाई जब भी उनको प्रूनिंग करना होता है तो सोचते हैं कि हमारा पौधा छोटा हो जाएगा और कम हो जाएगा तो फलत कम आएगी। किसान भाई को चाहिए कि मई जून के महीने में जब फल तोड़ लिए जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके तुरंत बाद जो है प्रूनिंग करना चाहिए, जिसमें कोई भी पौधा ऐसी डालियां जो कि सूखी हुई हो, बीमारी वाली हो या एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं या जहां भी घना है, जैसा कि हमने बताया कि प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। एक डाली में एक तरह ऐसा हो कि चारों तरफ से 3 या 4 ब्रांच निकले हो, और इस तरह से करने से ऊपर सेंटर जो है, ऊपर वाला पोर्शन खाली हो, जिससे कि पूरा लाइट नीचे तक पड़े। ऐसा करने से यह मैनेजमेंट का तरीका है। यदि ऐसा करेंगे तो कीटों, बीमारियों और जो भी समस्या आप बता रहे हैं उसमें काफी कमी आएगी। और साथ ही हमने जो बताया कि गोबर और इस के जो साफ सफाई, खास पास के जगह में जो बेकार के जो खरपतवार होते हैं उस पर भी कीड़े पनपते रहते हैं, और वहां से जब भी जरूर फल आता है तो फ्रूट फ्लाई का अटैक होने लगता है। इन सारी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि काफी उनके समस्या में कमी आएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर कृष्ण कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना कि आप फलदार पौधों में किस तरह से प्रबंधन कार्य कर सकते हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। अंतिम सवाल जल्द से आपसे करना चाहूंगी, सरसों में सिंचाई प्रबंधन पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, सिंचाई बहुत जरूरी है, और जहाँ सिंचाई की व्यवस्था अगर है किसान भाइयों के पास तो 3 से 4 सिंचाई इसमें बहुत सफिशिएंट होती है जी। लेकिन अगर कहीं कम है तो आप 2 सिंचाई से काम चला सकते हो। तो पहले जो सिंचाई आपकी करेंगे आप, तो वो फूल बनने से पहले करेंगे, और जो दूसरी वाली सिंचाई है फली बनने के समय आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और अगर 3 सही है तो एक आप ब्रांचिंग के समय पे कर सकते हैं, यानी कि बुआई के 35 से 40 दिन बाद कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सरसों की फसल में सिंचाई प्रबंधन आपको कब कब करना है ये अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया है। इसी के अनुसार आपको सिंचाई के लिए कार्य करना है, तैयारियां करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीणा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने सरसों की फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस अंक में आपने जान लिया कि सरसों की फसल में कौन कौन से समसामयिक कार्य आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो फलदार पौधे हैं आपके, उनमें कौन से कीट लग सकते हैं, कौन से रोग लग सकते हैं, और उनको
को जैविक तरीके से आप किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। और मृदा सुधार पर भी शुरुआत में ही हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी थी। तो ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब कल के कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको जानकारी दे देते हैं। कल के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020 पर। जी हाँ, कृषि कानून पर हम कल चर्चा करने वाले हैं। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें पहले ही मेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक पे भी जा सकते हैं, उसके जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, वहां पर हमारे पेज पर आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1800-113-06 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक का समय है। आप इस पर कॉल करके अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल जरूर करेंगे। आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे और हमारे लाइव टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही। तो बस कल के कार्यक्रम में होगी मुलाकात नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।